अब हम क्लाइमेटोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। 2024 से 2013 तक के क्वेश्चन हमने देख लिए। अगर हम 2-3 क्वेश्चन को अगर छोड़ दें, तो लगभग क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। अगर आपको कंसेप्ट्स आते हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर कंसेप्ट आता है तो बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है क्वेश्चन। लेकिन जब आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने न्यूज़पेपर से अपडेट ही नहीं किया है, तब समस्या आती है। तो आपको जो कोर है वो भी मजबूत रखना है, और न्यूज में जो चल रहा है उसके साथ अगर उसको जोड़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो बाहर चला जाए। जैसे इंडियन ओशन डायपोल का हुआ, एल नीनो का हुआ, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो न्यूज में आते रहते हैं। तो वहां पर अगर थोड़ा बहुत ध्यान है और आपने कोर अच्छे से पढ़ा है तो आपका लगभग क्वेश्चन सही हो जाएगा। हाँ, एक आधा क्वेश्चन जरूर होता है जो थोड़ा टफ होता है। तो अगला देखो क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता जाता है, क्योंकि नंबर एक, वायुमंडल केवल पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। दूसरा, ऊपरी वायुमंडल में अधिक नमी होती है। तीसरा, ऊपरी वायुमंडल में हवा का घनत्व कम होता है। अब सही उत्तर चुनना है, केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो और तीन। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, ये रिपीट है एक तरह से। 2024 में या 2023 में इससे संबंधित एक क्वेश्चन था कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता है, जलवाष्प की मात्रा कम होती है। तो उसी तरह का ये एक और क्वेश्चन है। तो देखो अब दोबारा से देखें कि पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है। कह रहा है वायुमंडल केवल पृथ्वी की सतह से ही ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। तो इस बात में सत्यता है। हमने देखा है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ही गर्म होता है। देखो हमने डायग्राम भी बनाया था इस तरह का, यूं तरह की बात करें तो ये आपका अर्थ है। तो जो इंसोलेशन आता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये शॉर्ट वेव के रूप में आता है, और ये पूरी तरह से इसमें से निकल जाता है, लगभग लगभग पारगम्य है पृथ्वी का वायुमंडल इसके लिए। और जो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है ये इस तरह से जाता है, और इसी को यहां पर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो अवशोषित कर लेते हैं। और इसे हमने कहा था कि ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ये लॉन्ग वेव के रूप में होता है, ये इंफ्रारेड के रूप में होता है। तो ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो लॉन्ग वेव के रूप में होता है, इसे ही हमारा वायुमंडल अवशोषित करता है, और मुख्यतः इसी से ही गर्म होता है। और हमारा वायुमंडल मुख्य रूप से इनके लिए पारगम्य होता है, इनमें से ये ट्रांसपेरेंट है, इनके लिए शॉर्ट वेव निकल जाती है। तो ये हमने पढ़ा था। तो यहां पर हम मान सकते हैं कि पहला सही है। दूसरा, ऊपरी वायुमंडल में अधिक नमी रहती है, और ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पहले कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है, और लगभग 10 किलोमीटर से नीचे नीचे ही 99% वाटर वेपर रहती है, तो मंडल में ही है लगभग। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि यहां पर वो कह रहा है अधिक होती जाती है। तो अगर मैं दो को यहां से हटा दूं तो यहां ऑप्शन में देखो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। अब बचता है एक और एक और तीन। अब आते हैं इस पे, अगले पे। ऊपरी वायुमंडल में हवा का घनत्व कम होता है, अपर एटमॉस्फेयर में एयर का जो डेंसिटी है वो कम होती है। भी सही बात है, क्योंकि अर्थ से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे एयर की डेंसिटी कम होती जाती है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि पहाड़ों पर जाने पर सांस लेने में लोगों को दिक्कत होती है। तो ऊंचाई के साथ जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हो तो एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। ये कथन तो सही है, लेकिन क्या ये रीजन है कि तापमान ऊपर जाने पर कम होता है? तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखो अभी मैंने समझाया था ये वाला कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, इस लॉन्ग वेव से, इंफ्रारेड से। अब देखो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे यूं, तो डेंसिटी है जो एयर की वो कम हो जाएगी, उसका घनत्व कम होता जाएगा, अर्थात यहां पर एयर बहुत अधिक मात्रा में है, और यहां पर जाओगे तो इसकी डेंसिटी ऐसे कम होती। अगर मैं इस तरह का कॉलम बना लूं तो यहां पर डेंसिटी इस तरह से है एयर की, और ऊपर जाने पर डेंसिटी ऐसे कम होती, बहुत थिन है ऊपर की तरफ एयर। अब देखो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि ये जो अर्थ जो गर्म हुई थी इनकमिंग सोलर रेडिएशन से, जब वो ठंडी होगी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, तो ये जो एयर है ये इसको अवशोषित करेगी। तो जब ये इसको अवशोषित करेगी तो ये एटमॉस्फेयर इससे गर्म होगा। अब देखो यहां पर अगर एयर की मात्रा ज्यादा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वो अवशोषित भी इसको ज्यादा करेगी।
एक तो ये अर्थ के बिल्कुल पास है, दूसरा यहां पर एयर की डेंसिटी ज्यादा है तो वो अवशोषित भी इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ज्यादा करेगी। तो यहां पर उसकी गैसेस की मात्रा अधिक होने की वजह से वो अवशोषण ज्यादा करेगी, तो यहां पर टेम्परेचर भी अर्थ के पास ज्यादा होगा। और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाओगे तो यहां पर एयर थिन होगी, तो इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को अवशोषित करने वाले गैसेस भी कम है। तो दो कारण हो गए, एक एक तो यहां से दूरी बढ़ गई क्योंकि एटमॉस्फेयर को गर्म करने का सोर्स जो है वो अर्थ है। एक तो इससे दूरी बढ़ती है, इस वजह से टेम्परेचर कम हो रहा है। दूसरा, यहां से यहां जब जाते हैं तो एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को अवशोषित करने वाले जो पार्टिकल है वो यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो इसलिए यहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहां टेम्परेचर। यही दो इसके कारण मुख्यतः, और ये हमने देखा था पहली पहली क्लास में, मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये यहां था। तो अब देखो इस पे क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर 3 सही है, यहां पर अगर बात करें तीसरे वाला ऑप्शन सही हो गया। अब अगर 3 सही है और 2 वाला तो था ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो आपका बचता कौन सा, 1 और 3। पहले वाले से भी निकाल सकते थे, इससे भी निकाल। तो ये कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन था, ठीक था, मीडियम की थी इंटेंसिटी आपकी। अब आओ अगले क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो ला नीना पर है। कई बार सामान्य जानकारी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बहुत उसमें ज्यादा डेप्थ में कंसेप्ट में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जो आपने सुना होता है थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में या आम क्लास में, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये उस तरह का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ला नीना को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ का कारण माना जा रहा है। उस दौरान आई होगी, तो ये इसलिए क्वेश्चन लिया। ला नीना एल नीनो से कैसे भिन्न है, कि दोनों में क्या अंतर है। फिर कह रहा है ला नीना असामान्य रूप से ठंडे महासागरीय तापमान से जुड़ी होती है, जो भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में होता है, जबकि एल नीनो असामान्य रूप से गर्म महासागरीय तापमान से जुड़ा है, जो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में पाया। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि जो ला नीना है वो इंडियन ओशन से जुड़ा है और जो एल नीनो है वो प्रशांत महासागर से जुड़ा। दूसरा देखो, एल नीनो का भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ला नीना को तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, एल नीनो का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुने। अब केवल एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है, कोई भी सही नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें। देखो जब एल नीनो पैसिफिक से है तो ला नीना भी तो पैसिफिक से ही संबंधित हो, तो पहला ऑप्शन तो सीधा ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ये वाला तो। और हम आमतौर पर ये सुनते रहते हैं कि एल नीनो है तो वर्षा की मात्रा कम होगी और ला नीना है तो वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी। आजकल तो सभी को पता है, न्यूज में रहता है। ये सामान्य जानकारी पर आधारित है, लेकिन अब हम इसको देख लेते हैं, इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा। तो ये दूसरे वाले में देखो क्या लिखा है उसने, एल नीनो का भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हाँ, बात सही है, लेकिन ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये यहां पर उसने गलती की, तो एक पार्ट उसने सही दिया, दूसरा पार्ट उसने गलत दे दिया। तो दोनों के दोनों ही इसमें क्या है, गलत है। ना तो एक होगा और ना ही 2। लेकिन अब हम इसका थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं कि क्या है ये। तो अगर हम बात करें यहां की, एल नीनो और ला नीना दोनों ही पैसिफिक ओशन की घटनाएं हैं। दोनों ही पैसिफिक ओशन में, इक्वेटोरियल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन से संबंधित परिघटनाएं हैं। और ये दोनों ईस्टर्न पैसिफिक और वेस्टर्न पैसिफिक के तापमान पर आधारित है। अब देखो अगर मैं यहां बात करूं तो देखो यहां पर आपको ये पैसिफिक ओशन दिखाई दे रहा होगा, बीच में देखो ये रहा पैसिफिक, और इस तरफ यहां पर साउथ अमेरिका है और यहां पर ऑस्ट्रेलिया, ये ऊपर है इंडोनेशिया के द्वीप। और ये देखो यहां से विषुवत रेखा यहां से गुजरती है यूं, इस जगह से। तो ये जो इलाका है ये है विषुवत रेखा वाला, यहां से इक्वेटर है 0 डिग्री। और देखो ये इसी क्षेत्र से संबंधित परिघटना है। यहां पर ध्यान में रखना है कि एल नीनो हो चाहे ला नीना हो, दोनों ही ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन से संबंधित परिघटनाएं हैं। इसके बाद देखो अब आते हैं कि ये है क्या। देखो देखो सामान्य रूप से होता क्या है कि इस क्षेत्र में, अभी मैंने 0 डिग्री बनाया था यहां पर, ये वाला, और यहां पर आपको 23.5 यहां से गुजरता है लगभग। और इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें इस तरह से प्रवाहित होती हैं।
अब जब व्यापारिक पवनें इस तरह से प्रवाहित हो रही हैं इस क्षेत्र में, तो वो अपने साथ पानी को बहाकर इस तट पर ले जाते हैं। देखो यहां से यूं पवनें अगर चलेंगी तो ये क्या करेंगी, अपने साथ गर्म पानी को ड्रैग करेंगी, खींच के ले जाएंगी ऊपर। और जब ये इसको खींच के ले जाएंगी तो वो सारा का सारा गर्म पानी इस यहां पर इस तट पर इकट्ठा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के पास, ये इंडोनेशिया के इधर ईस्टर्न साइड में। और ये अगर पैसिफिक की बात करूं तो पैसिफिक ओशन का ये पश्चिमी भाग है और ये वाला पूर्वी भाग है। तो इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि सामान्य रूप से पैसिफिक ओशन में इस क्षेत्र में ट्रेड विंड प्रवाहित होती है और वो ट्रेड विंड अपने साथ ऊपरी सतही गर्म जल को इस पश्चिमी क्षेत्र की ओर ले आती हैं और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी भाग और इंडोनेशिया के इस पूर्वी भाग में यहां पर गर्म जल एकत्रित हो जाता है। तो वेस्टर्न पैसिफिक जो आपको नजर आ रहा है ये गर्म होता है और यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर जब गर्म पानी चला जाएगा तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। तो ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा तो यहां पर एक ठंडी जलधारा बहती है जिसे आप पेरू की ठंडी जलधारा या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा कहते हैं। तो सामान्य कंडीशन में क्या होता है कि यहां पर ठंडी जलधारा होती है और यहां पर गर्म पानी एकत्रित होता रहता है। ये नॉर्मल ईयर है, देखो यहां पर लिखा है नॉर्मल ईयर। तो सामान्य रूप से यह घटना होती है कि यहां पर गर्म जल है और यहां पर ठंडा जल पाया जाता है। अब अगर यहां पर गर्म जल है तो क्या होगा, गर्म जल है तो इसके संपर्क की वायु भी गर्म हो जाएगी। अब वायु भी गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर उठने लगेगी, कन्वेक्शन होने लगेगा। और जब वो ऊपर की ओर उठेगी यहां से गर्म होकर, तो ये ऊपर ऐसे उठी तो यहां पर बादलों का निर्माण होगा इस तरह से और यहां पर वर्षा होगी। तो सामान्य रूप से इस तट के पास गर्म जल रहता है, वर्षा की मात्रा ज्यादा रहती है और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहां पर प्रेशर रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट और ये इंडोनेशिया के पास वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है नॉर्मल। और ये जो इस क्षेत्र में यहां पर ठंडा पानी है तो यहां पर हाई प्रेशर रहता है, तो यहां पर वर्षा की मात्रा कम रहती है, इसीलिए यहां पर पास में एक डेजर्ट भी है, अटकामा डेजर्ट। ये नॉर्मल कंडीशन। और इस नॉर्मल कंडीशन का इंटेंस रूप हो जाना और गहन हो जाना ही ला नीना है। इसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना। जब ये पानी जो ठंडा है ये और ज्यादा ठंडा हो जाएगा और ये गर्म जल और ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है ला नीना। तो इस कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में या ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र में वर्षा की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये और ज्यादा सूख जाता है, यहां पर और ज्यादा सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये ला नीना की कंडीशन होती है, तो नॉर्मल कंडीशन का इंटेंस रूप। लेकिन अगर हम बात करें एल नीनो की, तब क्या होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये ट्रेड विंड वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब जब ट्रेड विंड कमजोर हो जाती है तो जो वो पानी को बहाकर इधर ले जा रही थी, अब वो पानी को इधर बहाकर नहीं ले जाएंगी, वो पानी यहीं इकट्ठा हो जाएगा। तो जो ट्रेड विंड कमजोर होने की वजह से जो पानी ऊपर का गरम गरम जो जल था सरफेस पर, वो इधर जो बह जा रहा था, अब वो इधर नहीं आएगा, वो यहीं इकट्ठा होने लगे। और जो पहले भी पानी इधर गया था वो भी धीरे धीरे वापस लौट के इस क्षेत्र में आने लगेगा। देखो इस डायग्राम में यहां पर अगर देखें तो ये ट्रेड विंड कमजोर होने से यहां पर गर्म जल एक तो इकट्ठा होने लगा वहीं का, दूसरा जो इधर पहले बहकर गया था वो भी धीरे धीरे वापस ऐसे लौट आता है। तो ये जो क्षेत्र होता है ये पेरू का तट हुआ या साउथ अमेरिका का पश्चिमी तट है, यहां पर इस जगह पर गर्म जल एकत्रित होने लगा। तो यहां पर जो पहले हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा थी, पेरू की जो ठंडी जलधारा थी, उसकी जगह पर यहां पर गर्म जल हो जाता है और इसी जलधारा को या इसी परिघटना को कहा जाता है एल नीनो। अर्थात ये जो ईस्टर्न पैसिफिक है इसका टेम्परेचर बढ़ गया और वेस्टर्न पैसिफिक का टेम्परेचर कम हो गया, तो ये घटना है एल नीनो। तब क्या होगा, तब इस क्षेत्र में देखो टेम्परेचर ज्यादा, तो इसके संपर्क की वायु भी गर्म हो जाएगी, ऊपर उठेगी, बादल बनेंगे और वर्षा हो जाएगी, तो यहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस क्षेत्र में एल नीनो की कंडीशन में देखो यहां पर गर्म जल नहीं है, यहां पर इसके कंपैरेटिवली पानी ठंडा होगा, तो यहां पर इसके कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होगा, तो इसलिए यहां पर बादलों का निर्माण कम होगा, यहां पर सूखे की स्थिति हो जाएगी, यहां पर जंगलों में आग लगने की घटनाएं देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में। तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ये होता है एल नीनो। और जब ये वाली कंडीशन होती है एल नीनो वाली, तो भारत का मॉनसून भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। ऐसे क्षेत्र में, ऐसी स्थिति में जो हमारा इंडियन ओशन है उसके ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और जिससे मॉनसूनी पवनें भारत तक कम पहुंचती हैं। ये एल नीनो की कंडीशन है।
और ला नीना की कंडीशन में भारतीय मॉनसून जो होता है वो मजबूत हो जाता है, भारत में वर्षा अच्छी प्राप्त होती है ला नीना की। तो ये इसका थोड़ा सा कंसेप्ट था जो हमें थोड़ा बहुत ध्यान में रखना चाहिए। और इसी से जुड़ा हुआ हमने पढ़ा था इंडियन ओशन डायपोल लास्ट क्लास में, कि उसका एल नीनो से कोई लेना देना नहीं, वो एल नीनो के जो भारत के मॉनसून पर प्रभाव है उसको भी बदल सकता है। एल नीनो की वजह से भारत में वर्षा की मात्रा कम होगी, लेकिन इंडियन ओशन डायपोल का अगर पॉजिटिव फेज आ गया तो भारत में जो वर्षा की कमी हो रही है वो नहीं होगी, हो सकता है कि वर्षा सामान्य हो जाए। कई बार एल नीनो की कंडीशन होती है लेकिन भारत पर्याप्त मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है, उसका कारण होता है इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव फेज। ये भी आपको यहां पर ध्यान में रखना। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। इससे आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी हवाएं, वेस्टर्ली, पछुआ जिन्हें कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक मजबूत और स्थायी होती हैं। का कारण पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि का क्षेत्रफल उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम है। दूसरा, कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होता है। और फिर लिखता उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? एक सही है, दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, और कोई भी सही नहीं। तो अगर हम बात करें यहां पर इस क्वेश्चन की, तो दूसरे वाला देखो सीधा सीधा, कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होता है। और ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल में कि कोरियोलिस बल अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड करता है, पृथ्वी के घूर्णन पर। पृथ्वी का जो विभेदी घूर्णन होता है, अलग अलग अक्षांश पर पृथ्वी की जो घूमने की स्पीड है वो अलग होती है। इसी अंतर की वजह से कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जो कि एक स्यूडो फोर्स है, जो कि पवनों की गति की दिशा को प्रभावित करता है, पवनों की गति को ना प्रभावित नहीं करता है। अर्थात विंड डायरेक्शन को चेंज करता है, विंड वेलोसिटी को इंपैक्ट नहीं करता, लेकिन खुद विंड वेलोसिटी से प्रभावित होता है। जितनी विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना ही इसका मान ज्यादा होता है, उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। यह भी पढ़ा था कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में 0 से 5 के बीच में यह लगभग 0 होता है। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हो इसका मान बढ़ता जाता है, और पोल्स पर यह मैक्सिमम होता है। यह सारा हम पीछे डिस्कशन कर चुके हैं कोरियोलिस पर। तो यह डिपेंड किस पे करता है? अक्षांश पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे अक्षांश ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे इसका मान बढ़ता जाएगा। लेकिन उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में आप सेम अक्षांश पर जाओगे तो सेम मिलेगा, कोई अंतर नहीं मिलेगा, क्योंकि रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो दूसरे वाला तो सीधा सीधा ही हम क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। अब आता है पहले वाले की बात। अब दक्षिणी गोलार्ध में भूमि का क्षेत्रफल उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम होता है। अब इससे क्या होगा? देखो ये वाला सही है वैसे। अब होता क्या, देखो अगर आप दक्षिणी गोलार्ध की बात करोगे तो दक्षिणी गोलार्ध में देखो यहां पर ये जा रही 0 डिग्री, देखो इस जगह से, ये यहां से 0 डिग्री है। इसके नीचे का पार्ट दक्षिणी गोलार्ध है, इससे ऊपर का पार्ट उत्तरी गोलार्ध है। तो आप अगर उत्तरी गोलार्ध में देखोगे तो ये भी लैंड है, ये भी पूरा का पूरा लैंड है। देखो ये अफ्रीका का ये पार्ट भी यहां आ गया, देखो ये पूरा का पूरा लैंड देखो यहां पर है, और ये बीच में ओशन है ये। और अगर आप दक्षिणी गोलार्ध की बात करोगे, इस 0 से नीचे आओगे तो देखो ये इतना सी लैंड है, यहां पर बस इतना सा अफ्रीका का भाग है, और ये छोटे छोटे द्वीप और ऑस्ट्रेलिया और ये छोटा सा न्यूजीलैंड, ये वाले भाग यहां पर है। लेकिन ऊपर देखो यहां पर लैंड का रेशो क्या है? बहुत ज्यादा है। और यहां पर लैंड का रेशो थोड़ा कम है, यहां पर ओशन ज्यादा है। देखो ये देखो ओशन, यहां पर भी ओशन है, यहां पर भी ओशन है, यहां पर भी ओशन। तो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थलखंड है उनका अनुपात कम है। अब इससे क्या होगा? देखो जब भी पवन प्रवाहित होगी तो पछुआ पवन का अर्थ क्या है? 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच प्रवाहित होती है। पछुआ आप छोड़ भी दो, अगर मैं वैसे भी बात करूं तो यहां पर अगर लैंड सरफेस कम है तो जब पवन प्रवाहित होगी तो उसको घर्षण कम मिलेगा। अगर पवन लैंड पे प्रवाहित होती है, स्थल पर प्रवाहित होगी पवन, तो स्थल का जो घर्षण है वो ज्यादा होगा, इसका फ्रिक्शन ज्यादा है। तो अगर पवन इस तरह से प्रवाहित हो रही है और यहां पर स्थल है, लैंड है, इसका जो घर्षण है पवन का वो फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से स्पीड कम हो जाएगी। जबकि अगर ओशन पर प्रवाहित हो रही है तो ओशन की सरफेस चिकनी होती है, तो वो स्मूथ सरफेस होने की वजह से वहां पर फ्रिक्शन कम होगा, जिसकी वजह से यहां पर विंड स्पीड ज्यादा होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो जहां पछुआ 30 से 60, ये यहां वाला इस वाले क्षेत्र में देखो ये 30 से 60 है, यहां पर वो पछुआ की बात कर रहा है।
और पछुआ बहती है 30 से 60 के बीच में, तो लगभग यहां प्रवाहित होती है। और यहां पर तो देखो बिल्कुल भी लैंड नजर ही नहीं आ रहा, बस ये थोड़ा सा पार्ट ये है और थोड़ा बहुत ये होगा और बस वो थोड़ा न्यूजीलैंड। तो जिस क्षेत्र में पछुआ प्रवाहित हो रही है वहां तो बिल्कुल भी लैंड नजर ही नहीं आ रहा, लगभग बहुत कम है। तो यहां पर लैंड का फ्रिक्शन कम होगा, घर्षण कम होगा। यहां पर लैंड का घर्षण ज्यादा होगा। तो इस क्षेत्र में ये जो दिख रहा है आपको दक्षिणी गोलार्ध का 30 से 60 के बीच वाला, यहां पर ये लैंड का घर्षण ज्यादा है और ये ओशन है जो इसका जो फ्रिक्शन है वो कम है, इसलिए यहां पर पछुआ की स्पीड ज्यादा होती है। और यहां पर देखो, अगर आप 30 से 60, यहां पर ये 23.5 है, यहां पर 30 आसपास यहां होगा, तो 30 से 60 के बीच में देखो यहां पर लैंड का रेशो ज्यादा है, तो इसका फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, इसलिए स्पीड कम होगी। और यही बात आपसे पूछी। अब दोबारा उस क्वेश्चन को अगर हम देखें यहां पर इस क्षेत्र में, तो कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में भूमि का क्षेत्रफल उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम है। फिर आगे लिखना चाहिए था, इसलिए क्या हो जाएगा, घर्षण भी कम है, इसलिए विंड स्पीड। तो ये एक सही होगा, दूसरा यहां पर सही नहीं होगा, तो केवल एक ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, आपको थोड़ा ध्यान में। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है जेट विमानों का निम्न स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत आसानी और सुचारू रूप से उड़ान भरना किस कारण से संभव होता है। पहला, निम्न स्ट्रेटोस्फीयर में बादल या जलवाष्प का अभाव होता है। दूसरा, निम्न स्ट्रेटोस्फीयर में ऊर्ध्वाधर हवाएं नहीं होती हैं, कि वहां पर वर्टिकल विंड नहीं होती है। उपरोक्त में से किस कथन को इस संदर्भ में सही माना जा सकता है। केवल एक, दो, दोनों सही है, कोई भी सही नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखो, वो कह रहा है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर है, वहां पर जेट विमान उड़ते हैं और वो आसानी से वहां उड़ लेते हैं। उसका कारण कह रहा है कि निम्न स्ट्रेटोस्फीयर में बादल या जलवाष्प का अभाव पाया जाता है। तो हमने ये पहले भी देख चुके हैं अभी कि 10 किलोमीटर से नीचे नीचे ही 99% वाटर वेपर पाई जाती है, और उससे ऊपर तो वाटर वेपर की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। तो लगभग वहां पर क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। अब अगर ऐसी स्थिति होगी तो वहां पर बादल नहीं होंगे, अगर वहां पर बादल नहीं होंगे तो टर्बुलेंसेस नहीं होंगे, और टर्बुलेंसेस नहीं होंगे तो जेट आराम से उड़ सकता है। दूसरी बात, जैसे ही आप स्ट्रेटोस्फीयर में वहां जाएंगे तो वहां पर एयर की मात्रा भी तो कम है। जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे एयर थिन होती जाती है, और अगर एयर थिन होगी तो एयर का फ्रिक्शन कम होगा, एयर का फ्रिक्शन कम होगा तो आराम से जेट उड़ सकता है वहां पर। तो यहां पर यह कह रहा है कि निम्न स्ट्रेटोस्फीयर में बादल या जलवाष्प का अभाव होता है, तो इसलिए वहां पर बादल नहीं बनेंगे तो टर्बुलेंसेस भी नहीं होंगे, तो जेट आराम से सेफली उड़ सकता है। दूसरा देखो, निम्न स्ट्रेटोस्फीयर में ऊर्ध्वाधर हवाएं नहीं पाई जाती। ऊर्ध्वाधर हवाओं का मतलब वहां पर कन्वेक्शन करंट्स नहीं पाई जाती, वर्टिकल विंड्स। वर्टिकल विंड का अर्थ होता है कन्वेक्शन करंट। अब लेकिन जैसे ही आप समताप मंडल में पहुंचते हो तो वहां तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो जैसे ही आप समताप मंडल में पहुंचे तो वहां पर तापमान में जो वृद्धि होने लगती है, जिससे ऊपर की जो हवा होती है वो हल्की हो जाती है। जब ऊपर की हवा हल्की और नीचे की हवा भारी है, ठंडी है, तो वो ऊर्ध्वाधर करंट चलेगी कैसे। अगर इसको मैं इस तरह से समझाऊं, देखो यहां पर अर्थ सरफेस की बात करें हम, अर्थ सरफेस पर क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो यहां पर टेम्परेचर कम है और यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। और जब यहां पर हवा क्या हुई, टेम्परेचर मान लो कि किसी कारणवश इस जगह पर बढ़ गया, तो इसके संपर्क की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है, और जब वो गर्म हो जाएगी तो वो कैसी होती है, वो हल्की होती है, और इसके ऊपर की जो हवा है उसका टेम्परेचर कम है। मान लो कि अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस के पास कोई जगह है, वो जहां पर वो मान लो ब्लैक कलर की जगह है, वहां पर डार्क कलर है, तो वो सूर्य के प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करेगी। अब उसने जब ज्यादा अवशोषित किया तो उस जगह का टेम्परेचर बढ़ गया। अब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके जो कॉन्टैक्ट में जो एयर है उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो जब इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, लो, लेकिन जो इसके ऊपर जो हवा है ये सारी, इसका टेम्परेचर कम है, तो इसका टेम्परेचर कम है और इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये इसके कंपैरेटिवली हल्की होगी और ये ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी, और ये इसकी जगह यहां पर ये नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा, उसने इस एयर को गर्म कर दिया, ये एयर हल्की हो गई, ऊपर की ठंडी हवा नीचे आ जाएगी, ये गर्म हवा ऊपर उठने लगेगी, और इस तरह से कन्वेक्शन करंट स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये भी गर्म हो जाएगी, ये ऊपर, तो इस तरह से एक कन्वेक्शन करंट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसका रीजन क्या है कि यहां पर टेम्परेचर कम है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, ये हवा भारी है, और यहां पर हवा गर्म हो गई तो वो कैसी हो जाती है, हल्की।
लेकिन अगर कंडीशन क्या हो, लेकिन अगर कंडीशन यहां पर भारी हवा हो और यहां पर हल्की हवा हो, इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, तो ये भारी हवा कभी भी ऊपर नहीं जा पाएगी और हल्की हवा कभी भी नीचे नहीं आ पाएगी। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ऊंचाई के साथ तापमान में सामान्य रूप से कमी होती है, लेकिन यहां पर वृद्धि हो रही है, देखो यहां कम है यहां पर ज्यादा, इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ऐसी कंडीशन में ये हवा ऊपर की ओर नहीं जाएगी, वर्टिकल करंट्स नहीं बनेंगी, कन्वेक्शन करंट्स नहीं बनेंगे। और यही कंडीशन होती है समताप मंडल के पास। अगर आप जाओगे यूं, ये अर्थ है और यहां पर मान लो आपकी, मैंने रफली बना दे रहा हूं कि यहां पर ट्रोपोपोज है, क्षोभ सीमा, और इसके ऊपर स्टार्ट होता है आपका समताप मंडल। तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है और यहां से यहां आप ऊपर जा रहे थे तो 6.5 डिग्री की दर से टेम्परेचर लगातार कम हो रहा था। तो अगर आप वहां पर हो तो यहां पर -80 के आसपास टेम्परेचर होता है, और इसके ऊपर जाओगे तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, यहां पर टेम्परेचर कम है, तो ये हवा कभी भी ऐसे ऊपर उठ के नहीं जाएगी, क्योंकि ऊपर कैसी हवा है, हल्की, और नीचे हवा है, और यहां पर इसीलिए टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन होती है, इसीलिए यहां पर वर्टिकल विंड प्रवाहित नहीं होती। और जब वर्टिकल विंड प्रवाहित नहीं होंगी तो यहां पर कोई टर्बुलेंसेस नहीं आएंगी, कि अगर जेट ऐसे जा रहा है और ये हवाएं ऐसे चलेंगी तो ये इसको क्या करेंगे, हिला देंगी, टर्बुलेंसेस आ जाएंगे। तो ना तो यहां पर ज्यादातर बादल भी नहीं देखने को मिलते हैं, और ना ही यहां पर कन्वेक्शनल करंट है, वर्टिकल विंड है, तो टर्बुलेंसेस नहीं है, तो जेट आराम से इस क्षेत्र में उड़। तो यही यहां पर कंसेप्ट था इसके अंदर। तो ये आपको जो ध्यान में रखना था। तो यहां पर देखो, निम्न स्ट्रेटोस्फीयर में बादल या जलवाष्प का अभाव होता है, निम्न स्ट्रेटोस्फीयर में ऊर्ध्वाधर हवाएं नहीं होती हैं। तो ये एक भी सही है और दो भी सही है, तो ऑप्शन होगा हमारा सी 1 और 2। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, ये क्लाइमेटिक रीजन पर। ये कह रहा है एक भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं निम्नलिखित है। वो कौन सा, नंबर 1 कह रहा है कि गर्म और सूखी जलवायु, वहां पर वार्म है, ड्राई है क्लाइमेट। तीसरा, हल्का और वर्षा वाला सर्दी का मौसम, मतलब सर्दी में यहां पर वर्षा होती है, माइल्ड एंड वेंट विंटर्स कह रहा है। माइल्ड मतलब कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता, और वर्षा वाला सर्दी का मौसम मतलब सर्दी में वर्षा होती है। तीसरा, सदाबहार ओक के पेड़। फिर कह रहा है उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं। पहला भूमध्य सागरीय, दूसरा पूर्वी चीन, तीसरा मध्य एशिया, चौथा उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट। अब ये सबसे सिंपल और पीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है कि वो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शीतकाल में वर्षा होती है, जहां पर विंटर्स में रेन होती है। तो वो कौन से जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र होते हैं, जो ऊपर कैलिफोर्निया के पास, नीचे सैंटियागो के पास चिली में, इधर मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ, ऑस्ट्रेलिया में इधर पर्थ का इलाका जो वेस्टर्न साइड में है। तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर फिर बाकी सब तो की है, मेन की तो यही थी, सर्दी में वर्षा ये कहां पाई जाती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। तो ओक के वृक्ष यहां पाए जाते हैं। अब सर्दी में वर्षा है तो गर्मी कैसी होगी, सूखी और पाई जाती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में, जंगलों में आग लगने की कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे कैलिफोर्निया में अभी लगी थी। तो वहां पर वो पूरा का पूरा इलाका जल गया। उसका रीजन क्या था कि वहां पर गर्मियां सूखी होती हैं और सर्दियों में वहां पर वर्षा होती है, और इस बार सर्दियों में वर्षा नहीं हुई। तो जब सर्दियां स्टार्ट हुई तब वर्षा नहीं, तो गर्मियों में पूरी वर्षा नहीं हुई और सर्दियों में भी वर्षा की मात्रा कम हुई, तो झाड़ियां वहां की थी पूरी सूख चुकी थी। और वहां पर फिर वहां बिजली की लाइन थी, उनमें कोई फॉल्ट हुआ, उनकी वजह से वहां पर एक बार आग लगी और बस उस स्पार्क ने सब कुछ छेड़ दिया। वहां पर पहले से फ्यूल मौजूद था और बचा कुचा काम इसने कर दिया, और उसके बाद वहां पर हवाएं चल रही थी जिसकी वजह से वो और फैलती चली, पूरा इलाका जल गया वो इस बार। तो वो यही क्षेत्र है, कौन सा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र पाए जाते हैं। और महाद्वीपों के कौन से भागों में पाए जाएंगे, ये पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, लगभग 35 से 45 के बीच में ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी, तो ये कौन से अक्षांशों में है, लगभग 35 से 45 के बीच का जो क्षेत्र पाया जाता है, महाद्वीपों का पश्चिमी भाग, वहां पर ये पाए, लगभग अप्रॉक्स का यही इलाका है। तो मैंने भी आपको बताया कैलिफोर्निया का जो क्षेत्र था वहां पर, नीचे चिली का,
आपने सुना होगा सेंटियागो वाला इलाका, वेलपराइसो एंड सेंटियागो। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ का क्षेत्र, एडिलेड का क्षेत्र, और जो भूमध्य सागर है उसके चारों ओर का क्षेत्र तो आपको पता ही है, तो उसके वहीं से इसका नाम पड़ा है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था जो आपको दिक्कत हो, तो इसको ध्यान में रखें। अगला देखो कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की जलवायु है? पूरे वर्ष वर्षा होना, केवल सर्दियों में वर्षा होना, अत्यंत छोटी शुष्क ऋतु, निश्चित शुष्क एवं आर्द्र ऋतु। निश्चित शुष्क है और आर्द्र ऋतु, एक शुष्क ऋतु पाई जाती है और एक आर्द्र ऋतु पाई जाती है। देखो इसको इस तरह से भी हम देख सकते थे, यहां पर आपने इस तरह से पढ़ा होगा, ये वाला डायग्राम 10 डिग्री तक, 10 से 40, 40। यहां पर आपने ये देखा होगा विषुवत रेखीय क्षेत्र यहां पर है, यहां पर मॉनसून टाइप क्लाइमेट होता है, यहां पर सवाना टाइप होता है, और यहां पर हॉट डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट, और ये रहा वो सवाना क्षेत्र। तो जो देखो यहां पर मॉनसून क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन सी पवनें प्रवाहित होती हैं? इस तरह से ट्रेड विंड प्रवाहित होती हैं, ट्रेड। इस क्षेत्र में ये देखो, ये कॉर्नर पर जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर मॉनसून तुल्य जलवायु पाई जाती है, उसके अंदर जाओगे तो ये सवाना तुल्य जलवायु पाई। तो देखो मॉनसून टाइप क्लाइमेट में भी क्या पाया जाता है, एक शुष्क मौसम पाया जाता है, एक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। देखो हमारे भी यहाँ क्या होता है, एक शुष्क ऋतु आती है, फिर एक आर्द्र ऋतु आती है, सीजन्स बदलते रहते हैं। तो एक निश्चित शुष्क ऋतु है, एक आर्द्र, ये मॉनसून क्लाइमेट की भी विशेषता है, और इससे थोड़ा और अंदर जाओगे तो ये और क्लियर नजर आएगा। इसके कंपैरेटिवली यहां पर वर्षा की मात्रा और कम हो जाएगी, तो शुष्कता की ऋतु थोड़ी सी बढ़ जाएगी और आर्द्र ऋतु थोड़ी सी कम हो जाएगी, और वर्षा की मात्रा भी यहां आते आते कम हो जाती है। यही सवाना टाइप। तो अब अगर हम इस ऑप्शन में देखें यहां पर ये रहा, तो पूरे वर्ष वर्षा होना किसका है उदाहरण? विषुवत रेखीय जलवायु का। केवल सर्दियों में वर्षा होना अभी हमने पढ़ा, ये भूमध्य सागरीय जलवायु का है। अत्यंत छोटी शुष्क ऋतु होना, छोटी शुष्क ऋतु तो होती नहीं है, बहुत कम, यहां पर हो ही नहीं सकती यहां पर लंबी शुष्क ऋतु, क्योंकि महाद्वीपों के आंतरिक भाग में, तट के पास थोड़ी ना है, तट के पास होता तो शुष्क ऋतु छोटी होती, लेकिन क्या महाद्वीपों के बहुत अंदरूनी भाग में है। इस डायग्राम में देखो ये कॉन्टिनेंट के बहुत अंदर वाले भागों में है, तो यहां पर जो शुष्क ऋतु होगी वो कैसी होगी, वो लंबी होगी। तो अत्यंत छोटी शुष्क ऋतु भी इसका कोई कारण नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचता क्या, निश्चित शुष्क एवं आर्द्र। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो ये भी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में अधिक धूप को या इंसोलेशन को परावर्तित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द अदर थ्री? इनमें निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो जो सूर्य की लाइट आती है, सनलाइट आती है, उसको ज्यादा परावर्तित करता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है। एल्बिडो से संबंधित क्वेश्चन है, इसका एल्बिडो ज्यादा है। फिर कह रहा है रेत का मरुस्थल, धान की खेती वाली जमीन, ताजा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, और फिर प्रेरीज जमीन, मतलब प्रेरीज लैंड जो होती हैं। अब इसको देखना होगा, ये कंसेप्ट है एल्बिडो का, तो अगर आपको एल्बिडो आता है तो ये बहुत ही आसानी से सही हो जाएगा। देखो मान लो कि अर्थ है और ये सूर्य की किरणें आ रही हैं अर्थ की ओर, सनलाइट, इसे हमने पढ़ा था इंसोलेशन, ये हमने देखा है, ये कंसेप्ट वैसे हम पढ़ चुके हैं पहले। इंसोलेशन है, और ये शॉर्ट वेव में आता है, और शॉर्ट वेव में आने के बाद ये अर्थ से टकराएगा और वापस से अगर इसी तरह वापस चला गया टकरा के शॉर्ट वेव में ही, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन या एल्बिडो। ये इसकी परावर्तन क्षमता, और ये डिपेंड करता है कलर पर, सरफेस के कलर पर, ये हम पढ़ चुके हैं कि जितना लाइट कलर होगा उतना ही रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, उतना ही ये एल्बिडो ज्यादा होगा। तो अगर हम यहां पर कलर की बात करेंगे इस जगह पर, तो अर्थ का एल्बिडो वैसे 35 होता है, हमने सिरस क्लाउड में भी यही देखा था, थिनिंग ऑफ सिरस क्लाउड, उसका रिफ्लेक्शन कम होता है, उसकी पारगम्यता ज्यादा होती है। तो यहां पर देखो ये, अब रेत का मरुस्थल, इसका भी देखो कलर लाइट होता है, कभी रिफ्लेक्शन तो होगा। धान की खेती वाली जमीन, तो जो पैडी क्रॉप लैंड है वहां पर क्या रहता है, वो भी कैसा ब्राउन सा, अगर वो अगर फसल पक चुकी है तो ब्राउन सा कलर होगा।
ठीक है। इसके बाद ताजा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र प्रेरी जमीन पे घास होती है, तो घास डार्क कलर की होती है। ये भी क्या होगा, इसके कंपैरेटिवली ताजा बर्फ की तुलना में ये भी डार्क है। तो अगर सबसे ज्यादा लाइट कलर देखा जाए तो सबसे लाइट कौन सा है, ये व्हाइट वाला। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही सीधा ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे ताजा बर्फ सबसे व्हाइट कलर इसी का, इसका एल्बिडो सबसे ज्यादा हो, इसका रिफ्लेक्शन भी सबसे ज्यादा हो, और यही सनलाइट को सबसे ज्यादा परावर्तित करे। बस एल्बिडो का कंसेप्ट आना चाहिए कि इसको परावर्तन क्षमता के रूप में देखा जाता है। जो लाइट परावर्तित हो जाती है उसे ही हम एल्बिडो कहते हैं, और वो लाइट कलर पर डिपेंड करता है। जितना कलर लाइट होगा उतना ही रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो ये ताजा बर्फ है, ये रहा लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो, तो ये वाला इसका ऑप्शन हो। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाएं मुड़ना किस कारण होता है, बाईं तरफ किस वजह से मुड़ती है। पहला तापमान, दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा है पृथ्वी का घूर्णन, चौथा है दबाव। अब आप बताइए कौन सा होगा इसमें। दक्षिण हवा मुड़ती किस वजह से, कोरियोलिस बल की वजह से। लेकिन यहां पर उसने कोरियोलिस फोर्स तो दिया नहीं है, लेकिन उसका रीजन दे दिया कि कोरियोलिस फोर्स किस वजह से उत्पन्न होता है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा कि पृथ्वी का घूर्णन है उसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स होता है, और उसकी वजह से ही पवने दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़े। इसने सीधा कोरियोलिस फोर्स ना देकर उसका कारण ले लिया। ये भी इतना कोई टफ नहीं था क्वेश्चन, आसान था। अब ये क्वेश्चन है, ये कह रहा पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित एक परत जिसे आयनोस्फीयर कहा जाता है, आयन मंडल, रेडियो संचार की सुविधा प्रदान करती है। ऐसा क्यों होता है। पहला, ओजोन की उपस्थिति से रेडियो तरंगों का पृथ्वी की ओर परावर्तन होता है। दूसरा, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य बहुत लंबी होती है। उपरोक्त में से कौन सा और कौन से कथन सही है, एक, दो, दोनों सही है, कोई भी सही। देखो ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो रेडियो वेव है वो आयन मंडल में आयनित कणों से टकराकर पृथ्वी की ओर वापस आती हैं, जिससे कम्युनिकेशन होता है। ये तो सभी को पता है। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर को जब आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ आपको एरर नजर आने लगेंगे। देखो यहां पर क्या लिखा है पहले ऑप्शन में, कह रहा ओजोन की उपस्थिति से रेडियो तरंगों का पृथ्वी की ओर परावर्तन होता है। ओजोन तो मिलती है समताप मंडल में, और ये बात कर रहा है आयन मंडल की, तो ओजोन तो जब मिलेगी नहीं, ओजोन का इसमें कोई रोल नहीं होगा। ओजोन का रोल तो अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करने में होता है, ना कि रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में। और ओजोन आयन मंडल में मिलने वाली नहीं है, ये तो मिलती है आपकी समताप मंडल में। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य बहुत लंबी होती है। ऐसा नहीं है, इसमें भी रेडियो तरंगे, वैसे जो भी स्पेक्ट्रम आता है जो सन का, उसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी होती है, रेडियो वेव की। लेकिन रेडियो वेव के अंदर भी कई सारी होती है, शॉर्ट वेव होती है, मीडियम होती है और लॉन्ग वेव होती है। और जो आपकी आयन मंडल है वो शॉर्ट वेव को भी रिफ्लेक्ट करता है। आपने देखा होगा रेडियो के पीछे की साइड में SW लिखा होता है, शॉर्ट वेव। तो वो शॉर्ट वेव को भी करता है, लॉन्ग वेव को भी करता है। तो ये तरंग इसने लिख दिया रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य बहुत लंबी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, छोटी भी होती है। हाँ, यूं कह सकता कि स्पेक्ट्रम में इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है तो माना जा सकता था, लेकिन वो कह रहा है कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य बहुत लंबी है। जनरल बोल दिया सबकी लंबी हो, ऐसा नहीं है, शॉर्ट वेव भी इसके अंदर है। तो ये वाला ऑप्शन भी इसका होगा। तो दोनों ही गलत है, न तो एक है और न ही दो है, ये इसका ऑप्शन। तो ये थे आपके सारे के सारे क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन अभी तक, 2010 तक के ये क्वेश्चन थे। और इसमें आपने देखा होगा पूरे इतने सालों के क्वेश्चन में मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े मुश्किल की कैटेगरी में आते हैं, बाकी आसानी से किए जा सकते हैं। बस ये है कि आपका कोर मजबूत होना चाहिए, आपके कंसेप्ट्स मजबूत होने। तो अगर कंसेप्ट्स मजबूत हैं तो थोड़ा सा भी ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़े से एफर्ट से क्वेश्चन सही हो जाएगा। और ये फिक्स है, क्वेश्चन आएगा तो ये सही होना ही होना है। तो अपने कोर को मजबूत करो और अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम जियोमॉर्फो के सेक्शन पर, और वहीं पर जो आपके जो कुछ क्वेश्चन आते हैं दिन और रात से संबंधित, तो वो जियोमॉर्फोलॉजी के सेक्शन में, अक्षांश वाले सेक्शन में देख लेंगे, वहां देखेंगे।